Hello, learners, welcome back, and a very good evening to all of you. This particular voice note is about there are few very important and very crucial pointers which you should keep in mind uh, in the last few days, okay, and during the examination. तो हम बात करेंगे बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट तो ये जो भी अभी तक हमें पिछले 6-7 महीने से फॉलो करता हुआ आ रहा है, राइट, और डिलीजिटली एंड डेडिकेटेडली प्रिपेयर करता आ रहा है, जो मैं बताता जा रहा हूँ पी वाई क्यूज़ किस तरीके से करने, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत क्रूशियल ये वाला वॉइस नोट रहेगा। इसमें कुछ पर्टिकुलर एलिमिनेशन मैथड्स है, वो सब मैं सम अप करके आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वन थिंग एंड वन very special request I want to make is that be a robot, right? In this particular 5 to 6 days you have to act like a robot, and ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो मैकेनिकल माइंडसेट इस टाइम पर आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द फ्यू आई मीन द प्रीवियस ईयर्स की जो एनालिसिस है, राइट, द एग्जामिनेशन, द पेपर्स, द पैटर्न, है ना, इन सब के बेसिस पे ये आपके लिए रहेगा। इन द लास्ट, अभी तो मैं आपको बता देता हूँ दैट लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि 2023 जो प्रीलिम्स है उसका जो पेपर आया था, लाइक दी ऑप्शंस, है ना, पेयर्स वाले को थे, अजर्शंस वाले थे, उनको हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, दैट विल डिस्कस इन द लास्ट। सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद द मोस्ट क्रूशियल थिंग। वेन एवर यू सी अ क्वेश्चन, मैंने आपसे पहले भी कहा था पोस्टमार्टम बिफोर डेथ, ये मैंने बहुत पहले शेयर किया था। यू शुड एंड वॉट यू शुड सी व्हेन एनी क्वेश्चन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक। सबसे पहले यू हैव टू सी द फ्रेमिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स, यू कैन ऑल्सो मेक द पॉइंटर्स ऑल्सो, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो फ्रेमिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज़ वेरी क्रूशियल, राइट, कि उसका फ्रेमिंग देखेंगे। सेकंड इज द ऑर्डरिंग ऑफ द ऑप्शंस, की ऑर्डर किस तरीके से दिया है, अकबर ऊपर तो नहीं दिया, जहांगीर नीचे तो नहीं दिया, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। नेक्स्ट इज द ग्रामेटिकल एरर, इफ देर इज एन ग्रामेटिकल एरर इमीडिएटली मार्क इट रॉन्ग, इमीडिएटली, ठीक है। द थर्ड इज बेसिकली फोर्थ इज एग्जामिनर आपसे क्या ये एक्सपेक्ट करता है कि एक एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट से को ये बेसिकली आना चाहिए क्या, राइट। एंड दूसरा है, आई मीन द लास्ट पार्ट इज दैट द एग्जामिनर हैज़ टू मेक समथिंग रॉन्ग, ना कुछ तो उसको गलत बनाना पड़ेगा इन दिस स्टेटमेंट्स, राइट। तो वो क्या कर सकता है, just by seeing the question and the framing, the ordering, the grammatical portion, you should consider, you should see कि भाई क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको मैं गलत बना सकता हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनर। फर्स्ट इज दिस, लाइक पोस्टमार्टम बिफोर द दैट, so this is very crucial. Next is the link the question paper with the syllabus. If there is an option which is something related to your syllabus, the overall syllabus जो कि मैंने शेयर भी किया हुआ आपको, so if there is an option जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, मार्केट करेक्ट, इमीडिएटली करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी हैं, जैसे सेकंड एआरसी, सरकारी या कमीशन, है ना, बहुत सी बॉडीज हैं जिनके नाम बेसिकली आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू हैव नो आइडिया, इफ़ यू हैव नो आइडिया, थिंक फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव व्हाट इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस। दैट्स वाई कि मैंने फर्स्ट मेजर स्टेप ये बताया था कि सिलेबस को कंठस्थ कर लो एकदम। सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एवरीथिंग विच यू आर गोइंग टू रीड। एंड मैंने उस टाइम कहा था कि मैं जब पी वाई क्यूज एनालिसिस आपको करा दूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका रिलेवेंस क्या है, हालांकि सबको पता ही रहता है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड, इसका जो रिलेवेंस है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सबसे ऊपर लिख लेना, इसको सबसे ऊपर लिख लेना। अगर कोई क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ट्रिक या एलिमिनेशन मेथड लगता है तो प्रिफर द मोस्ट लॉजिकल ट्रिक। मतलब क्या है, there is a semantic trick and there is a most logical trick. What is a semantic trick and what is a logical trick? The logical trick is that what is the positive statement, what is the negative statement, what is new tech, what is old tech, right? These are the most logical trick. बट वॉट इज़ द सिमेटिक ट्रिक इज यार, जस्ट लाइक कि जब हम बात करते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में कि उसमें अगर 3 ऑप्शंस दे रखे हैं तो 1/3 इज करेक्ट, यानी कि 1/3 इस तरीके से आपके जो ऑप्शंस दे रखे होंगे वो करेक्ट होंगे। दिस इज द सिमेटिक ट्रिक। जब आपको कुछ भी नहीं आता है एंड यू हैव टू ऑप्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, देन यू शुड गो विद दिस ट्रिक्स, राइट। बट इफ़ यू अगर वहाँ पर उसमें आपको अगर हम देखें तो मोस्ट लॉजिकल अगर ट्रिक लग रही है तो वो लगाओ ना वहाँ पे, सिमेटिक ट्रिक बाद में, इट्स लास्ट ऑप्शन, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 2021 में आया था क्वेश्चन एलईडी एंड सोडियम लैंप्स वाला, तो उसमें सिमेटिक भी लग रही थी और आपके मोस्ट लॉजिकल भी लग रही थी, बस मोस्ट लॉजिकल से जो आपका आंसर आ रहा था दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिमेटिक ट्रिक, राइट। सो मोस्ट लॉजिकल वाला ट्रिक आपको वहाँ पर लगाना है, ठीक है। एंड देर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक। सो देर आर फ्यू थिंग्स विच यू शुड इनक्यूलकेट
ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, आई मीन इन द लास्ट, मतलब रहना ही चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। हालांकि बताता हुआ आ रहा हूँ मैं, ये सब मैंने शेयर किया हुआ है, आई एम जस्ट समिंग अप, राइट। So always remember that the double option based questions like two statements, only one, only two, both one and two, neither one and two, right? So always see what are the factual questions and what are the you know जेनेरिक। बट इसके पहले अपन ये देखते हैं कि व्हाट आर द वन फैक्चुअल, अगर कोई स्टेटमेंट में वन फैक्ट है एंड कोई क्वेश्चन में टू फैक्ट है, ऑलवेज रिमेंबर कि जो मल्टीपल फैक्ट्स वाला है वो करेक्ट होता है एंड सिंगल फैक्ट वाला आपका गलत होता है। क्यों? जैसे टी बोर्ड वाला था, है ना, जिसका हेडक्वार्टर आपको जिसका हेडक्वार्टर चेंज कर सकते हैं, बट उसकी ये नहीं बदल सकते कि भाई उसका अगर कोई उसका उसकी प्रेजेंस एज अ बोर्ड या फिर एज अ मेंबर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है, तो एग्जामिनर के लिए क्या इजी रहेगा, क्या टफ रहेगा टू बेसिकली मेक द स्टेटमेंट रॉन्ग, तो सिंपल हेडक्वार्टर बदल देगा, वो बेंगलुरु की जगह कोलकाता कर देगा, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट आता है पीवीटीजीज वाला क्वेश्चन। रिमेंबर 95 पीवीटीजीज है, नहीं एक्चुअली में 75 पीवीटीजीज सर इनमें, है ना। तो उसी में आपका एक और स्टेटमेंट था जिसमें आता है 18 स्टेट्स और एक यूटी में इसका प्रेजेंस है, तो दो फैक्ट आ गए आपके यहाँ पर। तो दो फैक्ट वाला इज कंपैरेटिवली मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ज़्यादा चांसेस होते हैं करेक्ट होने के। करेक्ट। अब जिन्होंने पीवाई क्यूज मेरे साथ किए हैं, जो प्लेलिस्ट मैंने शेयर किए हैं, मैं उन्हें ही सम अप कर रहा हूँ बस यहाँ पर, ठीक है। एंड इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क, ओके। So yeah, but I think in this phase, like in the last week of the before the examination, you should not have any doubt regarding these elimination methods, tricks, and most important, these are the aptitude for solving a UPSC, right? Second thing is the triple statement based questions. If there are three statements, like the all three have the least probability of being correct ना, तीनों की करेक्ट होने की गलती कम होती है, आई मीन सही होने का चांसेस कम होता है, राइट। अब इसमें आपका ओड वन ट्रिक लगती है, ओड नंबर ट्रिक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 3 या 1 and 3 लगता है बेसिकली। अभी मैं बहुत प्रैक्टिकल एंड लॉजिकली बताने वाला हूँ, इसलिए स्टिक टू दी एंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट की तो लीस्ट चांसेस है एंड फोर्थ का भी लीस्ट चांस है, तो 2 and 3 आर द मोस्ट प्रोबेबल जब आपका करेक्ट होने का चांसेस होते हैं। अब ये इनका इंप्लीमेंटेशन केस होता है, बताता हूँ अभी। 5 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें 3/5 यानी कि मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि 3 स्टेटमेंट्स वुड बी करेक्ट एंड 7 स्टेटमेंट वाले में 5 स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, ठीक है। क्योंकि ऑल 7 तो सही नहीं दे देगा, ऑल 5 तो सही नहीं दे देगा ना, राइट। तो क्या मतलब वो क्वेश्चन बनाने का, एक ये चीज़ है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इफ देयर इज समथिंग इन द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द हाई यील्डिंग टॉपिक या फिर थीमेटिक ऑप्शन, थीमेटिक टॉपिक से जैसे कोरल रीफ्स, अकबर, अशोका, गांधी, मेडिटेरेनियन, IMF, वाटर, ग्रेविटेशनल वेव्स, these are having basically the most chances कि ये सही होंगे सर में, राइट, बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट एंड थीमेटिकली करेक्ट हैं, PYQs बेस्ड हैं, राइट। सो हमेशा ही करेक्ट ही आपको देखने को मिलेगा। इफ़ यू आर नॉट एब्सोल्युटली 100% श्योर कि नहीं ये नहीं हो सकता, राइट, ओनली देन मार्केट करेक्ट। नेक्स्ट, डायरेक्शंस, लोकेशंस आर जनरली रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू दी आपके ज्योग्राफी वाला पार्ट, right? And single data in a statement is generally wrong. I already told you. Science and tech question is very important. All 4 options are generally correct. Science and tech में all 4 options are generally correct, right? अब क्यों है वो मैं बता चुका हूँ, हज़ारों बार बता चुके हैं, है ना। मैंने प्लेलिस्ट भी शेयर किए हैं, नोट्स भी शेयर किए हैं, एंड यू हैव लर्न फ्रॉम द MCQ एप्टीट्यूड सीरीज ऑल्सो, राइट। सो ऑल ऑफ द अबव इज द मैक्सिमम चांसेस साइंस एंड टेक के एप्लीकेशन वाले पार्ट में। रिमेंबर, एप्लीकेशन वाले पार्ट में आपको ऑल ऑफ द करेक्टिव मानना है बेसिकली। अल्टीमेटली मे बी हो सकता है कि वो गलत हो आपके, अल्टीमेटली नेट पॉजिटिव आपका रिजल्ट उसका आएगा, राइट। नाउ इन्वायरमेंट वाले पार्ट में what you should do is that you have to see what is positive, what is negative, but along with this you have to also see that what is important for the UPSC, what is broader, what is narrower. For example, aquatic question wala, aquatic ecosystem wala question, right, marine ecosystem wala question always correct, but cosmetic wala question always wrong, right. So what you should select in when you have to take chances or you have zero idea, राइट, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ना, इनको एप्टीट्यूड के बेसिस पे आपको करना रहेगा। तो जनरली इन्वायरमेंट को जो अफेक्ट करता है ना, दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। फॉर एग्जांपल आपके कार्बोफ्यूरल, मिथाइल पैराथियन, राइट, दीज आर दी ऑप्शंस वी नो वन हैव एनी आइडिया अबाउट, मे बी 1 or 2 हो सकता है। तो उसमें जैसे मिथाइल पैराथियन था, तो आपको पता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस ट्रेजेडी, यू कैन ऑल्सो लिंक दैट। सो ये पेस्टिसाइड है, तो बाकी सारे भी पेस्टिसाइड ही होगा। सो ऑल आर पेस्टिसाइड द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट इज ऑड वन आउट. Odd one out is very crucial, very scientific,
थीमेटिक एलिमिनेशन मेथड है बेसिकली, ठीक है। विच जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका, द कल्टिवेटर्स ऑफ द फंजाई कौन है? तो आंट, कॉकरोच, क्रैब एंड स्पाइडर। व्हेन यू सी द ऑप्शंस एंड द फ्रेमिंग एंड द ऑर्डरिंग ऑफ द क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा एंट इज द ऑड वन, राइट। कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर आर द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। हालांकि आवर अर्थ जो मैंने शेयर किया था आपके साथ, द प्लेलिस्ट ऑफ द नेटफ्लिक्स, उसमें से ये बेसिकली आपका सीधा था, एंड ओरांगुटन वाला भी, राइट। And one more thing, odd one out also, you can find in the history वाले questions, जैसे गोविंद बल्लभ, जब हमने बात करी थी गोपाल बाबा वालंकर के बारे में, राइट। उसमें क्या थे ऑप्शन? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जब हम बात करते हैं, राइट, रविनाथ टैगोर। तो उसमें odd one कौन सा था जो कि एग्जामिनर सोच ही नहीं सकता अगर उसको करेक्ट ऑप्शन बनाना है तो, राइट। तो उसने कॉपी पेस्ट कर दिया, बाकी 3 रॉन्ग बनाने थे वो कोई भी डाल देगा। दिस इज मोस्ट जेनेरिक जो सबसे पहले एग्जामिनर के माइंड में आते हैं, राइट, करेक्ट। नेक्स्ट, कीवर्ड्स। ऑलवेज रीड कीवर्ड्स वेरी केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल, लेवांत, हमने बात की थी लिवांत की, इसे रफली कोरस्पॉन्ड, उसमें क्या लिखा था? रफली कोरस्पॉन्ड द लिवांत रीजन। तो उसमें 2 ऑप्शंस थे, यानी लिवांत में अगर हम बात करते हैं रफली कोरस्पॉन्डेंस, यानी कि नॉट श्योर, एग्जामिनर इज ऑल्सो नॉट श्योर कि भाई हो सकता है नहीं, लेकिन एग्जैक्टली तो उसमें कहा था एंटायर कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन एंड सम कोस्ट और सम पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन, ठीक है। तो उसमें सम पार्ट वाला आ जाएगा, करेक्ट है आपका, सिंपल। दिस इज वन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट, ये वाली कहीं नहीं मिलेगी आपको, इसके हम बात करते हैं। जैसे यूपीएससी क्या करता है जनरली, दूसरे इवेंट्स की डेफिनेशंस एंड फैक्ट्स को इंटरचेंज कर देता है। स्वैप नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंटरचेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा जब हमने बात की थी उसमें एक क्वेश्चन आया था कार्बन फर्टिलाइजेशन को लेकर के, तो उसमें ऑप्शंस क्या थे? इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। सब कुछ ब्रॉड है इसके अंदर, सब कुछ ब्रॉड है, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कंसंट्रेशन, प्लांट ग्रोथ। बट नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? इसके ऑप्शन थे इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। क्या आपको पता नहीं है क्या? इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। दैट्स वाई, दिस इज व्हाट आई मीन बाय कि जनरल डेफिनेशन और फैक्ट्स को ऊपर नीचे स्वैप कर देता है, या फिर हम बोलते हैं इंटरचेंज कर देता है, राइट। नेक्स्ट आपका इसी में थर्ड ऑप्शन था इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द ओशियन एज अ रीजन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। आपको पता नहीं है कि इसको ओशन एसिडिफिकेशन बोलते हैं। बाय आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी वांट टू आस्क कि आपको ग्लोबल वार्मिंग पता है कि नहीं है, कि आपको एसिडिफिकेशन पता है कि नहीं है, राइट। सो कार्बन फर्टिलाइजेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूपीएससी एग्जामिनर का जो माइंडसेट है, ठीक है। तो एक ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसमें क्या होता था, रिलेट करना चाहिए कि आपने अगर कोई चीज़ पढ़ी है ना, अगर आपके नॉलेज है तो उसको रिलेट करके देखो इससे, तो उससे वाला बेसिकली आपका क्रैक होगा। नेक्स्ट इसका है जैसे द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमिटी ऑफ 1927 वॉज। अब आपको 1927 देख के पता चलना चाहिए कि वो टाइम पीरियड इज दिस, साइमन कमीशन है ना, वर्ल्ड वॉर की जस्ट बात की हम बात करते हैं, आई मीन नॉट जस्ट, बट उसके बाद जो क्या चेंजेस बेसिकली कॉलोनियल गवर्नमेंट उस टाइम पे लिए थे। सो इसमें एग्जांपल्स आपके ऑप्शंस थे, डिफाइन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। नहीं सर, मैम वो तो 1998 में हो गया था। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि 1927 बटलर कमेटी के बारे में नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है आपको 1919 एक्ट के बारे में पता है कि नहीं, राइट। नेक्स्ट, डिफाइन द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अब ये 90, अब बताइए, ये तो 1858 में जो दरबार लगा था, जो एक्ट आया था, गुड गवर्नेंस एक्ट जिसको बोलते हैं, राइट। सो उसमें बेसिकली इस तरह की चीज़ें कही गई थी। अब उस टाइम पे अगर कोई चीज़ बना दी तो 1927 लगभग 70 साल बाद उसको डिफाइन करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, लॉजिकली इनकरेक्ट। थर्ड था इम्पोज सेंसरशिप ऑन नेशनल प्रेस। तो कोई बटलर कमेटी थोड़ा ना रिकमेंड करेगी, तो कानून के थ्रू ला करके अपन पास करा लेंगे। इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स। सो उस टाइम पे क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे कि दैट इफ द इंडिया गेट द इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम पे हमारा क्या योगदान रहेगा, हमारे स्टेट्स का क्या योगदान रहेगा। सो दे वर अप्रोचिंग टू दिस कमिटीज। सो दिस ऑप्शन हैज द मैक्सिमम चांस ऑफ बीइंग करेक्ट। नेक्स्ट इज द वर्ड्स लाइक इन्फ्लुएंस बाय, बियरिंग अपॉन, अफेक्टेड बाय, रिफ्लेक्टेड इन, इंस्पायर्ड बाय, endorsed by, these are generally broad words which are correct, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज there are two things, descriptive and factual thing। एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मियाँ तानसेन, मियाँ तानसेन एंड अकबर वाला क्वेश्चन, तो उसमें ऑप्शन 1 जो था विच इज़ वेरी फैक्चुअल कि इसको टाइटल जो है मियाँ का, हम बात करते हैं मियाँ तानसेन का जो टाइटल है वो अकबर ने दिया है। नेक्स्ट 3 ऑप्शंस क्या थे, उसने रागाज बनाए, उन्होंने अपने जो पैट्रोन से उनके ऊपर गाने लिखे या फिर जो भी संगीत वगैरह है ध्रुपद लिखा। तो 3 ऑप्शन जो थे वेरी जेनेरिक, वेरी डिस्क्रिप्टिव एंड वेरी सब्जेक्टिव, बट
फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी फैक्चुअल, राइट, कि टाइटल इसको इसने दिया, कोई और नहीं तो दे सकता है, तो ग्वालियर के राजा ने दिया था, राइट. सो एग्जाम में यू हैव टू फाइंड आउट विच इज फैक्चुअल एंड विच इज डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव. ऑलवेज गो विद आपके डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस, राइट. अगर उसमें नोट पूछा है तो आप फैक्चुअल करेक्ट करेंगे, ठीक है. करेक्ट पूछा है तो आप डिस्क्रिप्टिव वाले करेक्ट करेंगे, राइट. सिंपल, करेक्ट, आगे बढ़े. इन हिस्ट्री, राइट, इन हिस्ट्री जो टर्म्स वगैरह आते हैं, यस, फणम एंड बहुत सारे पोर्ट्स के मंगल आ गया, है ना. तो हम इन सब में क्या करते हैं कि इकोनॉमिकली जो करेक्ट कोई टर्म है, अगर हिस्ट्री से रिलेटेड अगर इकोनॉमी से ही पूछता है वो, ठीक है, तो इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंट रहा होगा उस टाइम पे, अभी इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर उसका रिलेवेंस है तो क्या है, क्यों पूछा है. तो हिस्ट्री वाले अगर हम बात करें सेगमेंट में, अगर वो कोई टर्म पूछता है तो ऑलवेज गो, अगर उसमें इकोनॉमी वाला कोई टर्म कोई ऑप्शन है, ऑलवेज गो विद द इकोनॉमी वाला टर्म. स्कीम वाले क्वेश्चंस में क्या करेगा, पॉलिसीज वाले क्वेश्चन में क्या करेगा, never go with all of the above until and unless you are absolutely sure. Always see what are the, you know, what are the negative statements और what are the positive statements. जनरली स्कीम एंड पॉलिसीज पॉजिटिव बेटरमेंट के लिए लेकर के आया जाता है. क्यों? क्योंकि वेलफेयर नेचर है हमारे स्टेट का, वेलफेयर स्टेट है हम. उसमें देखो कि आपके नेगेटिव स्टेटमेंट कौन से हैं और पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन से, उनको छाटो. नेक्स्ट देखो डाटा कौन से में है. मिनिस्ट्रीज रूल आपको पता है, मिनिस्ट्रीज ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है. एक आध बार से हो जाए, नहीं तो 99% आ रहे मिनिस्ट्री आर रॉन्ग. या फिर डिपार्टमेंट, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट दे दिया या फिर सेंट्रल की डिपार्टमेंट दे दिया, राइट. नेक्स्ट देखो एक्सट्रीम कौन सा है. अगर एक्सट्रीम अगर कोई ऑप्शन है तो एलिमिनेटेड, राइट. एलिमिनेट मिनिस्ट्रीज पॉजिटिव नेगेटिव डाटा एंड वेलफेयर स्टेट, राइट. बट ऑलवेज रिमेंबर, ये हम बात कर रहे हैं स्कीम्स एंड पॉलिसीज की, विच इज समथिंग विच इज रिटर्न. दिस इज नॉट समथिंग कि आपके लिए पूरे ऑल ऑफ द अबव के ऑप्शंस खोल दिए, नहीं सर मैम. वो स्ट्रैटेजी वगैरह में आते हैं, स्ट्रैटेजी, पैक्ट, डिस्कस्ड, इन उन सब में आते हैं वो. उसके अंदर आपको चांसेस वो ब्रॉड बना देता है स्पेक्ट्रम को आपके, राइट, कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. बट स्कीम्स एंड पॉलिसीज में तो मेंशन है, लिखा हुआ है, राइट. सो उसमें ऑल ऑफ द अबव आर द लीस्ट चांसेस. एंड देयर इज वन ट्रिक ऑल्सो देयर, ओनली, राइट. अब इसमें ओनली के लिए ना बहुत सारी दिक्कतें हैं. क्यों? क्योंकि ओनली वेन एवर यू सी ओनली, तो पॉलिटी इकोनॉमी वाले सेगमेंट्स में ओनली कुड बी करेक्ट, सही होता है उसमें, मतलब बहुत बार देखा गया. सो ओनली कैन बी ट्रू, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यू हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट, कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है वो. ओनली अगर कोई स्टेटमेंट में एक्सट्रीमली एक्सट्रीम है ना, ओनली इन दैट केस ओनली कैन बी रॉन्ग, राइट. सो यू हैव टू सी ओनली अलॉन्ग विद द कॉन्टेक्स्ट. ओनली देखते ही उड़ा देना नहीं है, समझ गए. नेक्स्ट थिंग इज एक्ट्स में, जो एक्ट्स होते हैं, कानून होते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज नॉट मैंडेटरी. दे कैन सजेस्ट, पब्लिक पार्टिसिपेशन कैन बी सजेस्टेड बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी. रिमेंबर, कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई प्रोसीजर नहीं होता जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन का किस तरीके से करना रहता है. क्योंकि ये 3 से 4 बार आया और 4 बार गलत ही हुआ है. बिकॉज दिस इज नॉट द वे पॉलिसीज और एक्ट काम करते हैं. इट कैन नॉट बी इंश्योर्ड. इंश्योर कैसे करोगे आप? अगर आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन किसी पर्टिकुलर एक्ट को इंप्लीमेंट करने में नहीं हुआ तो क्या वो इंप्लीमेंट नहीं होगा क्या, राइट. इस तरीके से सोचना चाहिए. नेक्स्ट इज, अगर 2 स्टेटमेंट्स या 2 ऑप्शंस जो होते हैं सेम इन द 2 डिफरेंट क्वेश्चंस, फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से एक सही होता है. जैसे सोहागोरा, हमने बात की थी सोहागोरा, तो 2 ही ऑप्शंस में था वो. एक तो था आपके कौन सी बुद्धिस्ट, आई मीन जो इंडस वैली साइट नहीं है, एंड नेक्स्ट आपके जो अशोका वाला साइट है, ठीक है. तो दोनों के क्वेश्चंस में सोहागोरा दिया हुआ था आपके, राइट. सो उनमें से एक में आपका करेक्ट ये रहेगा. एंड इफ यू हैव जीरो आइडिया अबाउट बोथ ऑफ द ऑप्शंस, करेक्ट मार्क दोनों करेक्ट कर दो, राइट. क्यों मैं बोल रहा हूँ, इट बिकॉज इट विल अल्टीमेटली गिव यू नेट करेक्ट, नेट पॉजिटिव, राइट. बट इफ यू हैव एनी आइडिया तो कोई बात ही नहीं है. नेक्स्ट इज वेग टर्म्स. जो वैग टर्म्स होते हैं वो जनरली रॉन्ग होते हैं. जैसे फेमस, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, सेंट्रलाइज्ड, वेरी वीक. These are the terms which are very vague. How can someone will prove कि भाई हाँ ये greatly influence था, है ना, very strong centralized था, very weak था, है ना, popular था, famous था, इस तरीके से. It is not the correct. These are the vague terms. नेक्स्ट, यूपीएससी अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा ही बोल बच्चन करने लगे ना, जिसे घुमाने लगे, कॉम्प्लिकेट करने लगे, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि वो गलत होगा, राइट. ओके, यूपीएससी का इंटेंट क्या है किसी क्वेश्चन को पूछने का? इफ़ दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको इतना तो पता होना चाहिए, इसलिए वो उसकी फ्रेमिंग भी वैसे ही करेगा, राइट. सो यस, नेक्स्ट इज वेरी क्रूशियल दैट ऑलवेज सी द हिंदी ट्रांसलेशन. अगर कोई क्वेश्चन आपको बहुत पेन दे रहा हो, है ना, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तरीके से, तो ऑलवेज फाइंड दी आपका जो हिंदी का ट्रांसलेशन है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ना
जब रन ऑफ कच्छ वाला क्वेश्चन आया था, स्वैम्स वाला, है ना, तो उसके अंदर इसका आंसर सीधा सीधा मेंशन था। तो एपिस्टेमोलॉजी का भी इसमें लग रहा है और हिंदी ट्रांसलेशन वाली बात भी इसके अंदर लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक का। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मोस्ट प्रोबेबली जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले रिलेशन है उसी से क्वेश्चन बन जाता है, राइट। एंड इफ देयर इज अ पॉजिटिव टेक्नोलॉजी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी पॉजिटिव रहेंगे, अगर कुछ नेगेटिव दिया हुआ है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी नेगेटिव रहेंगे, राइट। तो चूज वाइजली, उस टाइम पे देखना कि कौन सा कोहेरेंस बन रहा है आपका, क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है, पॉजिटिव पूछा है। नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल, इफ यूपीएससी गिव्स समथिंग, सम आर्ग्यूमेंट अबाउट अ रिपोर्ट, राइट, एंड इफ दैट इज करेक्ट लॉजिकली, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, देन वो रिपोर्ट भी गलत नहीं देगा फिर। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट भाई इंडिया को 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा इन द आने वाले कुछ टाइम में, तो वो करेक्ट होगा, राइट, अनटिल अनलेस यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि नहीं ये रिपोर्ट ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं निकालता है। सो यूपीएससी में देखा गया है दैट इफ इट गिविंग समथिंग वेरी क्रूशियल आर्ग्यूमेंट्स तो वो रिपोर्ट भी सही देता है, उसमें से सिली मिस्टेक्स नहीं करता वो। नेक्स्ट है जहां भी बहुत सारे फैक्ट्स दिए हों, फोकस इंटेंस होना चाहिए, बिकॉज द टफर इट गेट, द टफर इट लुक्स, द ईजियर इट गेट, इट ईजियर इट फॉल, राइट। तो जितना मुश्किल वो दिखेगा उतना ईजी होता है। मोर फैक्ट्स आर बेसिकली बेनिफिशियल फॉर द एस्पिरेंट, कि भाई वो जा करके कुछ भी ऐसा निकाल दे उसमें से कि भाई हाँ ये तो 100% श्योर गलती है। तो बहुत सारे फैक्ट्स में क्या होता है कि आपके पास चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा करेक्ट करने के। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरली फाउंड इन इंडिया वाला जो रूल लगता है। सो जैसे आपका आया था मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, दिस इज बेसिकली 2023 का ना। तो मार्सुपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड, नॉट नेचुरली फाउंड क्यों लिखा? उसके अंदर जो बाकी ऑप्शन थे उसमें तो नहीं लिखा, ठीक है। तो ये इसलिए लिखा, हो सकता है कि जैसे मान लीजिए इंडिया में बाहर से लाया गया हो, ट्रांसलोकेट किए हो, राइट, जैसे चीता वगैरह किए, तो मार्सुपियल बाहर से इंडिया में ला सकते हैं, वो मिल सकता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर नेचुरली लिखा कि मार्सुपियल आर फाउंड इन इंडिया, हो सकता है, दैट कैन बी ट्रू, बट नेचुरली फाउंड इन इंडिया मार्सुपियल्स क्या होते हैं, जैसे कैंगारूज हो गए आपके, तो ये सब चीज़ें। तो अब वो नेचुरली तो इंडिया में नहीं होते, आप सबको पता है क्या किस तरीके से है, वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे, और ये भी आपको हिंदी ट्रांसलेशन से पता चल जाएगा, राइट। तो यूपीएससी जब भी कोई ऑप्शंस को गलत बनाएगा तो झंझोर के उसको गलत बनाएगा, राइट, कि उसका कोई चांसेस ही ना रहे आने वाले टाइम में, आई मीन करेक्ट होने के, रॉन्ग होने के, इस तरीके से। नेक्स्ट इज थिंक लाइक एन एग्जामिनर, सोचो अगर मैं इस क्वेश्चन को सेट करता तो कौन सा पॉइंट इसमें गलत बनाता, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन है, तो उसमें हार्ड टू वेरीफाई फैक्ट्स अगर कोई हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि सम ऑफ द एलिफेंट्स आर देयर, है ना, जब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक में, तो हाउ यू कैन प्रूव कि भाई सम ऑफ द आर नॉट देयर, राइट, इस तरीके से कि कोई मशरूम बिना मिट्टी के उग ही नहीं सकता, भाई क्यों नहीं उग सकता, कहीं ना कहीं अमेजोन के फॉरेस्ट में उग रहा होगा, फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। सो देयर आर द चांसेस, वो आने वाले टाइम में अगर बेसिकल रहा तो फिर वो लिटिगेशन वगैरह हो जाता है, तो यूपीएससी इतना करता नहीं, तो उसको झंझोर के गलत बनाएगा वो, इट्स हार्ड टू वेरीफाई फैक्ट्स आर ऑलवेज करेक्ट। नेक्स्ट इज कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, राइट, सो गो विद द ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, so avoid overthinking, over analysis, because over analysis lead to paralysis, right, so this is very crucial. Next is the extreme statement, all, none, only, always, and only with context, always, never, drastically, entirely, enormously, completely, mandatory, continuously, these are something which are always wrong. Why? Because these are the assertive statements. Assertive statements are always wrong. Steadily in economy, steadily is always wrong. When it comes to the आपके growth rate, यानी कि रेट्स के बारे में अगर पूछ रहा है तब स्टेडली इज रॉन्ग, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में स्टेडली कैन बी ट्रू। फॉर एग्जांपल इंडिया का जीडीपी स्टेडली इंक्रीज हुआ है 10 सालों में, यस हुआ है, बट इंडिया का इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो स्टेडली बढ़ी है, नहीं सर मैम, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हम बात करते हैं ग्रोथ रेट तो ऊपर नीचे हो सकती है, बट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर तो बढ़ी है, पहले 1 ट्रिलियन थी, फिर 2, फिर 3, फिर 5 ट्रिलियन, इस तरीके से, समझ गए, सिंपल इजी, आगे बढ़े। प्रोबेबल स्टेटमेंट, जो मॉडरेट स्टेटमेंट्स होते हैं, जनरली करेक्ट, these are not generally correct, here can be, may be, seems to be, likely to be, may lend to, might be, expected to improve, right, these are the terms which are basically generally correct, but I'm telling that these are the semantic trick, this is the semantic trick, why? Because you have to see the context also, you have to see the context. For example, अगर जब हम बात करते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स के टाइम पर ऑल द लैंड जो हम बात करते हैं लैंडलेस लेबर्स है, लैंडलेस फार्मर्स है, उन सबको ज़मीन देनी थी, तो उसमें ऑल तो आपका एक्सट्रीम वर्ड हो गया, तो आपको वर्ड देख करके उसको रॉन्ग नहीं करना है, आपको एम भी देखना है, कॉन्टेक्स्ट भी देखना है, कि अदरवाइज अगर गवर्नमेंट कोई काम करेगी तो वो वेलफेयर परस्पेक्टिव से करेगी, दिस इज दी आपके जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आपके
अगेंस्ट द सीमेट्रिक ट्रिक. ओके, सो दिस इज द क्रूशियल पार्ट, इसका ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज नंबर्स डाटा. दिस कैन बी मिसलीडिंग. सो इफ़ यू सी एनीथिंग इन द एग्जामिनेशन लाइक कोई भी स्टेटमेंट में जैसे 2/3, तो वहाँ पर इमीडिएटली उसको मार्क कर लो, क्योंकि वो ना बहुत बार क्या होता है वर्ड्स में नहीं देता है डाटा, है ना, इंग्लिश में ही दे देता है 2/3 TWO इस तरीके से. तो उसको आप इमीडिएटली वहाँ पर लिख लो, है ना, पेन से. सो या, तो दिस आर जनरली रॉन्ग. बट रिमेंबर, अगर एक ही स्टेटमेंट में दो या दो से ज़्यादा डाटा या फैक्ट है, दैट कैन बी ट्रू. लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट में अगर आपको एक फैक्ट दिख रहा है, दैट इज जनरली बी रॉन्ग, क्योंकि इट इज इजी टू मेक रॉन्ग. एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचना है आपको. नेक्स्ट इज द अपोजिट आंसर्स एंड सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट. वन ऑफ देम शुड बी करेक्ट, शुड बी राइट. ठीक है, अगर कोई अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं या फिर हम बात करें सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स हैं. ठीक. नेक्स्ट, दिस इज वेरी क्रूशियल. फॉर दिस एंड नॉट फॉर दिस इज ऑलवेज रॉन्ग. बिकॉज वो वाला क्वेश्चन है IIB वाला और इनविट्स वाला, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई इस पे डिविडेंड पे टैक्स है लेकिन इंटरेस्ट पे नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है? सो दिस इज बेसिकली फॉर दिस एंड नॉट फॉर दिस. इज आपको स्टेटमेंट में फाइंड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा आपको, क्या इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा. ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती सर मैम. ठीक है, तो वो आपको देखना चाहिए. तो दीज आर जनरली रॉन्ग, मतलब मोस्ट प्रोबेबली हो सके रॉन्ग ही होता है. नेक्स्ट, मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट बॉडी, जनरली रॉन्ग होते हैं, बट ऑब्जेक्टिव आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, जैसे एक आया था अर्बन सिटी वाला, तो उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ही करेगी, और कौन करेगी, राइट, महुआ करेगी ना. तो वो करेक्ट हो सकता है आपका. बट आपको रूरल डेवलपमेंट दे रखा है ना, वहाँ पर ट्राइबल अफेयर्स को भी दे रखा है. तो अगर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो, ट्राइब का वेलफेयर है क्या, ट्राइब का अगर वेलफेयर है सर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स करेगी ना. तो रूरल गलत हुआ ना. तो इस तरीके से आपको यू हैव टू बी फोकस. तो हम हमेशा बात करते हैं केयरफुल एंड फोकस्ड रीडिंग होनी चाहिए आपकी. तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर बात करते हैं, राइट. हाई यील्डिंग टॉपिक्स क्या है, ऑलरेडी टोल्ड यू. बुद्धिज्म अगर जैनिज्म आए ऑप्शंस में, एंड देर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो, तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हैज़ दी मोस्ट प्रोबेबल चांस कि वो करेक्ट होंगे आपके. ठीक. नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज करेक्ट. प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट अगर कुछ हैं तो वो हमेशा करेक्ट होंगे. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट विल ऑलवेज want to promote such kind of things ना, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी UPSC भी. तो जैसे जब हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दीज आर द ब्रॉड ऑल्सो, दीज आर द ब्रॉड स्टेटमेंट्स. ठीक है, पॉजिटिव प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स ऑल्सो. सो दीज आर ऑलवेज करेक्ट. फ्यूचरिस्टिक टैक वर्सेस ओल्ड टैक मैं बता चुका हूँ आपको. ठीक है, दिस हैज़ द अनलिमिटेड पोटेंशियल. जैसे कोई टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर है, स्टेम सेल है, तो जेनेटिक है, हम बात करते हैं जब, तो दीज आर द फ्यूचरिस्टिक टैक. उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. सो अब उनकी एप्लीकेशन भी बहुत यानी डाइवर्स जगह पे होगी. सो ऑल ऑफ द अबव इज द मोस्ट प्रोबेबल चांस कि वहाँ पर आपके करेक्ट होंगे, सब वही मानेंगे. ठीक है, तो आपको वही मानना है. तो ऑलवेज देर इज़ वन थिंग दैट, अगर आपको क्वेश्चन गलत करना है तो वो वाले क्वेश्चन गलत कीजिए जो बाकी सब कर रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन मत कीजिए जो बाकी सब सही करेंगे, राइट. बिकॉज ईजी क्वेश्चन से कट ऑफ बनती है, टफ क्वेश्चन से नहीं बनती, उससे कट ऑफ कम होती है. वन थिंग इज़ वेरी क्रूशियल, इफ एनी एनिमल इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड देन इट इज़ ऑलरेडी इंडेंजर्ड, राइट. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर वो पूछे कि भाई इंडेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ऑलवेज मार्क करेक्ट, सारे करेक्ट मार्क कर दो उसमें अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड पूछे हैं, क्योंकि वो इंडेंजर्ड तो ऑटोमेटिकली है. तो इफ़ यू हैव नो कि रेड डाटा लिस्ट में किस तरीके से नाम आता है, IUCN की लिस्ट में कैसे आता है आपका, है ना, नियर थ्रेटन, थ्रेटन, आई मीन नियर थ्रेटन, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट, इस तरीके से. सो योर दीज आर द ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन एप्टीट्यूड शुड बी बैक्ड बाय द नॉलेज. ठीक है, नॉलेज डायरेक्ट नहीं लग रही, कोई दिक्कत नहीं है, बट हैव टू बी बैक्ड बाय द नॉलेज, राइट. नेक्स्ट थिंग इज, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरनेशनल वर्ड लगा है तो देर आर मोस्ट प्रोबेबली आपके NGO ही होता है वो, राइट. और अगर बोर्ड लगा है तो उसको कौन चेयर करेगा, सेक्रेटरी. और अगर काउंसिल वगैरह या फिर इस तरीके से लिखा है तो उसको मिनिस्टर चेयर करेगा, याद रखना. हाउएवर ये पढ़ा होना चाहिए आपका थोड़ा बहुत जो भी है, जैसे इन्वायरमेंटल बॉडीज़ की हम बात करते हैं. बट इफ़ यू हैव नो आइडिया तो अब ये बेसिकली आप काम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, अगर कोई बात बहुत दावे के साथ ही बोल रहा है, मतलब तो वो गलती होता है ऑलमोस्ट. लाइक फॉर एग्जांपल कि जब हम बात करते हैं देर सो फार नो शेल गैस हैज़ बीन फाउंड. क्यों भाई, इतना दावे के साथ कैसे बोल सकते हैं? हमको पता है कृष्णा गोदावरी में है, इधर हम बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार में आपको देखने को मिला, बट आपको नहीं भी पता. तो सो फार नो शेल गैस हैव बीन फाउंड, कहीं पर अगर एक लीटर भी मिलने अगर आपको देखने को मिलेगी, जो भी मेजर उसका होता है, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट. एंड UPSC से काम करता ही नहीं है, मैंने कहा आपसे, राइट. किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने अगर अथॉरिटी होगा तो उसको मोस्ट प्रोबेबली आपके स्टैट्यूटरी बॉडी रहेगा, मैं बता दिया. लॉन्ग क्वेश्चंस आर इजी टू सोल्व बिकॉज इट हैव मोर इन्फॉर्मेशन. सो टफर दे लुक द ईजियर दे फॉल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. कभी भी किसी लीडर या फ्रीडम फाइटर, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम फाइटर हो, लीडर हो, या कोई भी नेशनल मूवमेंट्स के टाइम की कोई बात अगर बात कर रहा है, पार्टी की बात कर रहा है, सो पॉजिटिव ही पूछेगा वो. क्यों किसी फ्रीडम फाइटर या उसके बारे में बुरा बोलेगा वो, क्यों नेगेटिव बोलेगा? इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी ना.
तो हमको पता भी है इट्स आवर फंडामेंटल ड्यूटी ऑल्सो कि हमको क्या करना है, बताइए। आर्टिकल 51A पता है ना आपको, कि हमको हमारे जो नेशनल मूवमेंट के प्रिंसिपल है उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनके उनका उनका सम्मान करना है, तो बस उसी के साथ चलेगा ये, करेक्ट है। ऐसे इन केस ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, मेन विल बी राइट एंड पेरिफेरी ऑप्शंस विल ऑलवेज बी रॉन्ग। जिससे हमने बात करी थी जब जन आरोग्य योजना या फिर हम इस तरीके की, तो मेन क्या है, मेन क्या है उसका, ठीक है। पेरिफेरल एरिया कैन बी रॉन्ग इफ यू हैव एनी नॉलेज एंड इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट पर्टिकुलर स्कीम और ऑब्जेक्ट पॉलिसी। न्यू टेक्नोलॉजी ऑलवेज भी बेटर देन दी ओल्ड टेक्नोलॉजी, है ना। हमेशा दो क्वेश्चन तो आते हैं इससे। कोई भी बॉडी अगर डिस्कस या एडवाइस करेगी तो करेक्ट ही होगा डेफिनेटली, या फिर डिस्कस हम करते हैं कोई भी चीज़, राइट, तो ऑलवेज करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इफ क्वेश्चन आपको गिव्स टू स्टेटमेंट्स और फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, देन सेकंड ऑप्शन इज ऑलवेज ट्रू इफ दे आर कनेक्टेड। जैसे सिद्धार्थ वाला, लिंगायत वाला क्वेश्चन था, दे आर करेक्टेड, राइट, दे आर कनेक्टेड। बट इफ दे आर ऑलरेडी, अगर हम बात करें एकदम ही अलग ऑप्शंस हैं, मतलब कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट आ जाते हैं दोनों ऑप्शंस में, देन इफ यू एलिमिनेटेड वन स्टेटमेंट कॉन्फिडेंटली, देन द रिमेनिंग ऑप्शन विल बी द पार्ट ऑफ द ऑप्शन, मतलब द अदर वन कुड बी ट्रू और कुड बी फॉल्स, सॉरी। नेक्स्ट इज द एपिस्टेमोलॉजी, आपको पता है इसे वर्ड डिकोडिंग जिसको हम बोलते हैं, ब्रेक द रूट वर्ड, यू हैव टू ब्रेक द रूट वर्ड, राइट। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी ब्रॉड डॉक्यूमेंट, सो इट इज़ वेरी वेरी रेयर चांसेस जब वो किसी चीज़ को डिफाइन करता है, राइट। ऑलवेज लो करते हैं या कोई रूल्स वगैरह आते हैं उसमें डिफाइनेशन होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या फिर कुछ भी चीज़। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर यूपीएससी कहता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये डिफाइंड है या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड, दिस ऑलवेज रॉन्ग, ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दिस, कि नहीं बिल्कुल ये बेसिकली है, मैंने बैरक से पढ़ा है, ये बेसिकली वहाँ मेंशन है, अनटिल एंड अनलेस विच इज, अगर नहीं पता तो मार्क इट रॉन्ग इमीडिएटली। Next is words like with negative connotation like control, binding, mandatory are generally wrong, ठीक है। अगर आपको बाउंडेशन लगा रहा है तो स्टेट कैन नेवर बी बाउंडेड, राइट, एंड स्टेट अथॉरिटी कैन डू एनीथिंग एंड एनीथिंग दे वांट। इफ देयर इज अ काउंसिल तो चेयरमैन उसका कौन रहेगा, मिनिस्टर, और कोई बोर्ड या कमेटी रहेगी तो ब्यूरोक्रेट रहेगा, बता चुका हूँ। क्वेश्चन देखना है कि लाइकली इंप्लीकेशन क्या होता है, ना कि पॉसिबल इंप्लीकेशन। लाइकली इंप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। लाइक यूपीएससी जनरली जो ब्रिटिश एक्ट्स रहते हैं, जो लॉज रहते हैं ना, उसको जनरली नेगेटिव ही शो करता है, राइट। तो कोई भी अगर ब्रिटिश से रिलेटेड एक्ट अगर आपके आया तो यू हैव टू बी मार्केट, उसका जो नेगेटिव ऑप्शन है वो ही आपको चूज करना है ना। नेक्स्ट, अगर ऑप्शन विद नैरो ऑब्जेक्टिव, कोई नैरो ऑब्जेक्टिव आता है, राइट, तो इसको उसका और उसका स्कोप अगर कहते हैं बहुत ही नैरो कर दिया, बेसिकली कोई चीज़ पूछी है उसका ऑब्जेक्टिव बहुत नैरो कर दिया, तो दिट कैन माइट बी रॉन्ग, दिस ऑप्शन माइट बी रॉन्ग सर एंड मैम। अगर ब्रॉड आता है तो देर आर मोर चांसेस कि वो करेक्ट होता है। ऑप्शन बता चुका हूँ इसके एग्जाम्पल्स आपको। अगर कोई फैक्ट का फ्यूचर में चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है तो वो करेक्ट मानेगी, टू अवॉइड द लिटिगेशन, बता चुका हूँ। जनरली अगर कोई इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट बाय और अंडर द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एक्ट हुआ है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो रॉन्ग ही होगा आपका, ठीक है। एंड अगर कोई ऑप्शंस आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको आइडिया नहीं, तो ट्राई टू प्रूव दैट स्टेटमेंट रॉन्ग विद गुड ऑथेंटिक लॉजिक। अगर आप उसको आर्ग्यूमेंट दे पा रहे हो उसकी, भाई नहीं ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्यों गलत होगा, ठीक है। स्टेटमेंट में पेपर में आपको बात करना पड़ता है बेसिकली, एग्जामिनेशन पेपर से, है ना, पेपर से। तो अगर आप उसको आर्ग्यूमेंट दे पा रहे हैं कि नहीं ये रॉन्ग है और इसलिए रॉन्ग है, देन ओनली एलिमिनेटेड, अदरवाइज इसको करेक्ट मानेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी क्रूशियल। अगर आप एलिमिनेशन एंड दिस एप्टीट्यूड अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ यूज़ इट इन ऑल दी 100 क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप आधे में इसको करेंगे और आधे में नहीं करेंगे तो ये कोई बनेगी नहीं ना बात, ये कुछ नहीं बनेगा, राइट। सो प्लीज़ मार्केट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नेट पॉजिटिव ही चाहिए, तो नेट पॉजिटिव आपका आ जाएगा। सी एज आई सेड कि मैं बताऊँ आपको किस तरीके से बेसिकली आपको लास्ट में करना है, क्योंकि पेपर सेटर का माइंडसेट जो है वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका समझना पड़ेगा। क्योंकि अब जो है एग्जामिनर जो है वो वर्ड्स के साथ बहुत प्ले करने लग गए, राइट, बहुत ज़्यादा प्ले यहाँ पर करते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछते वो। तो अब जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स है, मैंने आपको बताया था, इसकी लिस्ट भी मैंने शेयर की थी। तो जैसे स्टेडली इंक्रीज, ग्रेटली इन्फ्लुएंस, ओनली, इमीडिएटली, कंप्लीटली, स्टेडली, इंस्ट्रूमेंटल इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट, नेवर, नन, इनॉर्मसली, हैविली, अनलिमिटेड, नो, नेट, ऑलवेज, सडनली, एब्सोल्युटली, दीज आर ऑलवेज जनरली भी करेक्ट इनकरेक्ट ना। तो नेक्स्ट है जैसे आपका इफ़ कोई फैक्ट है या कॉन्सेप्ट है विच यू नेवर हर्ड, और तैयारी अच्छे से की है आपने, जैसे मैंने बताया आपको, राइट, फ्रॉम द बिगिनिंग। सो कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम जैसे डिजिटल इंडिया या फिर कुछ, अगर आपने उसके बारे में वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं सुनी है तो मार्केट रॉन्ग, इमीडिएटली मार्केट रॉन्ग, ठीक है। दिस इज हम बोलते हैं इसको नॉलेज बैक्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन थीम 5-6 साल या उससे कोई पुराना आपको देखने को मिल जाता है तो मार्केट इमीडिएटली रॉन्ग, वाई,
नाउ आई एम गिविंग यू रीजनिंग. इफ़ यू आर नॉट एग्जैक्टली श्योर उसी चीज़ को लेकर के, तब आपको ये चीज़ करनी है. बिकॉज टू ओल्ड डाटा, जो हम बात करते हैं ना, बहुत पुराना डाटा इज अ हिंट बाय द एग्जामिनर फॉर मेकिंग द स्टेटमेंट इनकरेक्ट. ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. द वर्ड कंटेम्प्रेरी इज जनरली रॉन्ग. कंटेम्प्रेरी जैसे त्यागराज वाला आया था, अकबर वाला आया था, तो दीज आर जनरली रॉन्ग. वर्ड लाइक मोर देन एंड लेस देन आर जनरली करेक्ट. वाई? क्योंकि इट इज गिविंग अस द रेंज कि भाई इस पर्टिकुलर रेंज में ये हो सकता है. अगर कोई बोलते कि नहीं इतना ही हो सकता है, राइट, पर्टिकुलर इतना ही, जब हम बात करते हैं इतने किलोमीटर है, तो वो जनरली रॉन्ग होता है, वो तो रॉन्ग ही होता है एक्चुअली. लेकिन जब देते मोर देन, लेस देन, जैसे एलिफेंट वाला आपको दिया था, राइट, मोर देन 22 मंथ्स, है ना, तो ये सब चीज़ें, तो वो करेक्ट होता है आपका. मैच द फॉलोइंग पेयर में ऑड वन रूल लगता है आपका 1-3-1-3. इस तरीके से मैं बता चुका हूँ. ये सिमेटिक ट्रिक है. बट राइट, इफ़ यू हैव नो आइडिया एंड इफ़ यू, अगर आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, तब आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं. बट देखा गया है आउट ऑफ 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 यही होता है इसमें. ठीक है, ऑड वन रूल लगता है. ओके, आई मीन ऑड नंबर रूल लगता है. ऑड वन अलग है, ऑड नंबर अलग है. ओके, वन ऑफ द क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में हैव कोई पर्टिकुलर, जैसे विजयनगर हम लोग बात कर चुके हैं, तो अशोका, WTO, आसियान, EU, अंडमान निकोबार, गांधी, तो करेक्ट होता है. मैंडेटरी रिकमेंडेशन आर जनरली रॉन्ग, पर्टिकुलरली फॉर द इंटरनेशनल ट्रीटीज, राइट. एंड ये बस एक बार गलत हुआ था जब हम बात करते हैं, जैसे रामसर कन्वेंशन है ना, तो उसमें एक वो ट्रैप क्वेश्चन होता है जो यूपीएससी हमेशा पेपर में डालता है. जैसे रामसर कन्वेंशन के बेसिस पे हमने कोई पर्टिकुलर लाया, उनके रिकमेंडेशन पे, हाँ लाया होगा भाई, लेकिन वो नहीं लाया था, है ना. बट अभी इस साल क्या किया है, जो हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर साइट्स को इंक्लूड किया, यानी कि साइट से हमने जो शेड्यूल थे वो कम कर दिए, है ना. तो वो साइट्स के क्लासिफिकेशन और उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमने उसको वहाँ पर करेक्ट किया, राइट. तो इस साल वो करेक्ट है, तो याद रखना इस वाली चीज़ को, इस फैक्ट को. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीएससी क्या करता है, देर आर सर्टेन वर्ड्स विच माइट बी यूज्ड आइदर टू फूल द एस्पिरेंट और एक्ट एज अ हिंट टू डिराइव द करेक्ट आंसर. क्या? जैसे एग्जाम्पल है पंचायतन का. ठीक है, पंचायतन पूछा था उस बार, तो आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर का, पहले तो आप ये समझ गए. लेकिन इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ विलेज असेंबली, ये ऑप्शन में था उस टाइम पे. इज अ सॉर्ट ऑफ अ विलेज असेंबली. अब आप पंचायतन से क्या ड्राइव करेंगे, पंचायतन, पंचायत, तो इट्स अ विलेज असेंबली, बट इट इज एक्चुअली द आर्किटेक्चरल फॉर्म, है ना. इट्स अ टेम्पल आर्किटेक्चर फॉर्म ना. तो क्या करता है, अगर या तो एस्पिरेंट को फूल बनाने के लिए कर रहा है, या फिर वो आपको हिंट दे रहा है कि बट बेसिकली आपको सही आंसर तक किस तरीके से ड्राइव करना है. सो दीज आर द टू लीस्ट प्रोबेबल, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबल चांसेस उसके ऑप्शंस और ये बनाने के पीछे, राइट. वर्ड एसोसिएशन की बात आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एम स्ट्राइप्स, जैसे टाइगर को लेकर है, ट्राइक्लोसन, है ना, तो सैन यानी सैनिटरी. दिस इज़ वेरी रिडिकुलस थिंग, जो पता नहीं बहुत लोगों ने की है. बट हिमालयन नेटल, जैसे हिमालयन नेटल, तो इसमें से नेट निकाल दिया लोगों ने. बट इट इज़ वेरी टफ इन एग्जामिनेशन लाइक सिचुएशन. एंड इफ़ यू हैव जीरो आइडिया और चारों ऑप्शन बहुत अलग हैं, तो प्लीज़ लीव सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड इफ़ यू हैव नो आइडिया, यानी कि कुछ लग ही नहीं रहा, देखिए एपिस्टोमोलॉजी वाली क्वेश्चन, यानी कि वर्ड एसोसिएशन में कौन से ऑप्शन, आप कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, जहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से 2 या 3 बहुत, मतलब आपको लगता है कि कनेक्टेड है ना, कि आप एलिमिनेट कर सकते हो. बट चारों ही ऑप्शन अगर गलत है, तो वेरी स्मार्ट मूव क्या होता है कि आपको उसको स्किप कर देना चाहिए, राइट. सो हमेशा रिमेंबर एंड एनालिसिस करो उसका इमीडिएटली. पहचानो कि भाई मैं इसमें एलिमिनेशन लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, एप्टीट्यूड लग रहा है कि नहीं लग रहा है. चारों ऑप्शन ही गलत है, कोई एलिमिनेशन ही नहीं लग रहा, तो दैन, जैसे बोल वाचिया मेथड था आपका, ठीक है, तो इस तरीके से. तो आप देखो उसमें से कि मेरा एलिमिनेशन अगर लगता है, तो आई विल डेफिनेटली गो एंड अटेम्प्ट, तब वर्ड एसोसिएशन आपके इस पर काम करेगा. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम प्रिकॉशंस विच यू शुड रिमेंबर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, तो ऑलवेज मैंने एक तो चीज़ बताई थी आपको, पोस्टमार्टम कर देना, फ्रेमिंग, ऑर्डरिंग, ये सब देखना है आपको. नेक्स्ट डाटा वगैरह सब देखना है, लेकिन ऑलवेज स्प्लिट द क्वेश्चन एंड रीड प्रॉपरली. ठीक है, तो मैंने कहा केयरफुल एंड फोकस्ड रीडिंग, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं सिर्फ ऑप्शन, क्वेश्चन भी. तो ऑलवेज स्प्लिट द क्वेश्चन एंड रीड प्रॉपरली, यू विल गेट हिंट फॉर अ पॉसिबल आंसर, डेफिनेटली, दिस इज फॉर श्योर. ठीक है, तो मतलब मोस्ट ऐसे 35 क्वेश्चन तो कम से कम ऐसे रहेंगे जिसमें आपको सीधे सीधे मिलेंगे. उन 35 में से 20 भी सही कर देना, बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे आपके, राइट. if questions are too lengthy then read options first and then get the fair idea about the question. जैसे बहुत बार आ जाता है आपके 7-8 स्टेटमेंट्स हैं, 7 स्टेटमेंट्स तो बेसिकली आ भी जाते हैं. फिर आप पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए एंड उसके बाद आप जा करके देखिए. जैसे आपका एक क्वेश्चन आया था सोलर फ्लेयर्स वाला, राइट, तो उसमें से आप ये भी देखना है कि सोलर फ्लेयर्स किसको इन्फ्लुएंस करता है. तो ऑल ऑफ द, जैसे उसमें 7 स्टेटमेंट्स थे, तो ऑल ऑफ द अबव तो आपको करेक्ट करना है नहीं, करेक्ट होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट, यानी कि कुछ ना कुछ गलती तो डेफिनेटली की होगी. 7 के 7 करेक्ट बनाने का कोई तुक बनता नहीं, एग्जामिनेशन पागल थोड़ी बेता है ना. तो इस तरीके से नेक्स्ट है आपके, अगर कोई स्टेटमेंट, अगर कोई आपको क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट आपको पहचाने, तो इमीडिएटली मार्क वहाँ पर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स, पॉजिटिव नेगेटिव लिखो पेपर में.
ताकि एग्जामिनेशन जब आप मार्क करेंगे, फाइनल ऑप्शन जब चुनेंगे तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपके, ठीक है। तो करेक्ट इनकरेक्ट लिख लेना, ट्रू फॉल्स जो भी आपको सही लगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूपीएससी गिव्स आंसर टू सम क्वेश्चन इन सम अदर क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था आपके सोहा गोरा वाला, ठीक है। टू स्टेटमेंट्स कैन हैव डेफिनेशन इंटरचेंज ऑल्सो। तो इस वाले सिचुएशन में क्या करना है, वेरी इंटेलिजेंट थिंग, कि भाई आपको एक चीज़ करनी है कि मान लीजिए जैसे आपके वो क्वेश्चन था एक, AR और VR, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। तो अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट स्वैप है, क्योंकि जिन्होंने PYQ मारे उनको पता है कि स्वैप करती है यूपीएससी, तो ट्राई टू रीड दिस स्वैप स्टेटमेंट्स, कि VR को AR की डेफिनेशन से पढ़ के देखो और देखो कि वो सेंस बना रही है क्या बात, और VR की जो डेफिनेशन के सामने लिख के रखा है उसको पढ़ने की कोशिश करो, एंड सी अगर वो चीज़ सेंस बना रही है तो स्वैप लग रहा है वहाँ पर, स्वैप किया है यूपीएससी ने, तो उसको उड़ा दो, फिर आप उसको एलिमिनेट आप कर सकते हैं। And I already told you, read the question in Hindi in case of the doubt, right? And you have to focus on extreme exaggeration. अगर extremely exaggerate बहुत ज़्यादा कर दिया उसने तो वो है। नेक्स्ट ऑड वन आउट हमने बता दिया। एक्स्ट्रापोलेट क्या होता है? एक्स्ट्रापोलेट होता है सर एंड मैम, फॉर्म एन ओपिनियन और जजमेंट अबाउट अ सिचुएशन बाय यूजिंग द फैक्ट्स विच यू नो फ्रॉम द डिफरेंट सिचुएशन, पास्ट ट्रेंड्स। एक्स्ट्रापोलेट ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। एंड ऑलवेज मार्क द इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शन जो क्वेश्चन आपको देता है, जैसे करेक्ट, इनकरेक्ट, फॉल्स, ट्रू, नॉट ट्रू, दीज आर वेरी क्रूशियल। हमेशा याद रखना है इसको, अलग अलग कलर का पेन भी लेकर जा सकते हैं अगर आपको दिक्कत होती है इस चीज़ को लेकर के। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑलवेज हाईलाइट करना, किलोमीटर, सेकेंड्स, लाख, करोड़, दीज आर वेरी क्रूशियल पार्ट। अगर कोई स्टेटमेंट में कोई फैक्ट आपको बहुत ऑड लग रहा है ना, तो वो ऑड ही है, इसका मतलब ऑड मतलब यानी कि कुछ अलग ही बिल्कुल, ठीक है। यानी कि कोई ऑप्शन, क्योंकि बहुत बकवास स्टेटमेंट्स भी बनाती है, बहुत बार बकवास फैक्ट्स भी देती है, तो यूपीएससी चाहता है कि वो आपको ऑड लगे, उस पर शक मत करने लग जाना। हाँ, एक वेरी क्रूशियल चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि मे बी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हों, आपके क्वेश्चन कुछ पूछा है और सारे क्वेश्चन मे बी करेक्ट हो सकते हैं, बट देन रीड दी क्वेश्चन एग्जैक्टली, वर्ड बाय वर्ड, कॉन्टेक्स्ट क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चूज करना उसके अंदर भी, राइट। अलग कॉन्टेक्स्ट में वो सारे अलग हो सकते हैं, मतलब करेक्ट हो सकते हैं, बट क्वेश्चन ने वहाँ पे इमीडिएटली आपसे क्या पूछा, ये सी सेट लगता है आपका, यहाँ आपका सी सेट लगता है, आई मीन, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन में क्या 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 पूछा है, उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, राइट। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको वो टेलीग्राम पे दे दूंगा, इफ़ यू आर ऑन टेलीग्राम तो यू कैन गो एंड डायरेक्टली चेक, ओके, मैं पिन कर दूंगा उसको। हाँ, एक ये भी सुन लो, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टेटमेंट बहुत बड़ा, मतलब कोई एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा है आपका, क्वेश्चन बनाता है और वो बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट देता है ना, तो उसके अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं, एक्ट्स होते हैं, वो भी करेक्ट ही देता है, वो उसको गलत नहीं करता है, वो टेस्ट सीरीज नहीं है ये, राइट। सो आपको याद रखना, जैसे आर्टिकल 335 के अंदर मेंशन है, मेंटेनेंस ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्वेशन के टाइम पे, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी जरूरी है स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन लेने के लिए, अगर कोई आउटस्टैंडिंग है उसकी, राइट। तो दीज आर करेक्ट। उसमें वो आर्टिकल को आपको पता हो ये नहीं पूछ रहा है, वो आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि वो पूछ रहा है, तो ये हमेशा याद रखना, सीमेटिक पे नहीं जाना है, ऑलवेज गो विद दिस स्ट्रॉन्ग स्टॉक, नॉट वीक स्टॉक। अगर कुछ कॉन्सेप्ट पूछ रहा है ना, तो वो एटलीस्ट चाहता है कि एक स्टेटमेंट में उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हो, जैसे इनवाइट्स IIBs इनकी बात करें, जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि अगर कोई कॉन्सेप्ट दे देगा ना, तो उसकी डेफिनेशन भी दे देगा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वेन एवर, हाँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ, वेन एवर यू स्टक विद 2 स्टेटमेंट्स एंड वन इज ऑलरेडी करेक्ट, यू अगर अकॉर्डिंग टू यू कि भाई ये तो करेक्ट ही होगा आपका, मान लीजिए वो सब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा, है ना, तो नॉलेज देखो फिर वहाँ पे कि वो कौन सा वीक स्टॉक है, ठीक है, और इजी टू मेक रॉन्ग है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, आपको ये देखना होता है कि कौन सा इजी टू मेक रॉन्ग है सर एंड मैम। जैसे सोमनाथ टेम्पल वाला आया था कि इसको इसने तुड़वाया था, है ना, एंड इसकी बुक में इसके बारे में मेंशन था, तो दो चीज़ें तो बहुत सब्जेक्टिव होगी, हाँ होगी भी, एग्जामिनर थोड़ी ना बैठा है वहाँ पर उसकी पूरी बुक पढ़ने की, उसके अंदर इसका रेफरेंस है कि नहीं है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट था कि सोमनाथ टेम्पल का इनॉग्रेशन किसने किया था, तो उसमें डॉक्टर राजा सरोवर थे आपके, लेकिन उसका एक्चुअली किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने। तो आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट करना है कि नहीं, दिस इज द फैक्चुअल, बाकी दोनों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनर बेसिकली इसको रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि तीनों सही बनाने का, तो फिर मैं वो बात कहता हूँ तुक नहीं है सर एंड मैम, सारे ऑप्शन का अगर वो डी बना देगा कैसे रहेगा ना, तो इसलिए ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ, वुल्नरेबल ग्रुप्स। ऑलवेज रिमेंबर कि वुल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट बना, कोई क्वेश्चन पूछा, तो ऑलवेज करेक्ट, मार्क इट करेक्ट। क्यों? क्योंकि यूपीएससी से प्रो गवर्नमेंट बॉडी है, तो इसलिए वो पॉजिटिव देगी। जैसे आपके विमेन, ट्राइबल्स, SC ST, ओल्ड एज पीपल, ट्रांसजेंडर, तो दीज आर द आपके वुल्नरेबल ग्रुप्स ना।
तो आपको रिमेंबर कंटिन्यूसली रिमेंबर, आपको याद दिलाओ खुद को, भाई करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, वुलनरेबल ग्रुप्स, अनटिल एंड अनलेस यू आर एब्सोल्युटली श्योर, जो कि नहीं होगा। आपके 100 के 100 क्वेश्चन थोड़ी ना आपको आते रहेंगे, किसी को आते हैं तो फिर उसकी पूजा होनी चाहिए। नेक्स्ट एक चीज़ बताता हूँ आपको, क्लबिंग करना, यानी कि सेम कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन या रिलेटिव स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को एक साथ जोड़ के देख लो, उससे एलिमिनेशन में फायदा मिलता है, 50-50 तक आप पहुँच सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबल चांस है आपको फाइनल आंसर भी मिल जाएगा। फाइनल आंसर कब मिलेगा, 50-50 में आप अटक जाते हो ना, है ना, उसके बताता हूँ अभी क्या करना है उसका। देखिए क्लबिंग में क्या करना है, जैसे आपके कोई क्वेश्चन आया था रियल सेक्टर को लेकर के, एंड एक आया था ये वाला बताता हूँ, मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टॉकिंग स्टेट्स, है ना, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टॉकिंग स्टेट, उसमें ऑप्शन बहुत सारे थे, रोमानिया, क्रोशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, तो आपको वहाँ पर क्लबिंग करनी चाहिए। टॉकिंग स्टेट्स यानी कि मुस्लिम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के यूरोपियन के क्या करेंगे भाई, है ना, तो उसके भी तो मुस्लिम कंट्री उनकी बेसिकली मेंबर होनी चाहिए ना, तो अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान वर द ओनली मुस्लिम कंट्रीज आउट ऑफ द अदर 5 ऑप्शंस, ठीक है। तो अजरबैजान को और उज्बेकिस्तान को अगर आपने क्लब कर लिया, देन यू हैव टू सी दी ऑप्शंस कि 2 या 3 दे रखा है क्या, या 1 एंड 2 जो भी दे रखा है क्या, अगर दे रखा है ना, बी कॉन्फिडेंट एंड मार्क इट करेक्ट इमीडिएटली राइट इन देयर। नेक्स्ट है कि सर मैम, ये एक में नहीं, हर बार लगता है ये, तो जैसे क्लाइमेट ग्रुप वाला था, वियतनाम वाला था, हमेशा लगता है, हमेशा लगता है ये। नेक्स्ट है 5 से 7 स्टेटमेंट वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले तो ऑल ऑफ द अबव को आपको काटनी है डेफिनेटली, ठीक है। फिर ढूंढो कि कौन सा उसमें स्टेटमेंट गलत है। अगर आपने एक भी ढूंढ लिया, जैसे सोलर फ्लेयर्स वाला था, उसमें सुनामी की बात की थी कि सोलर फ्लेयर्स की वजह से सुनामी आती है, नहीं सर मैम, सुनामी नहीं आती है, सुनामी एक्सोथर्मिक फोर्सेस की वजह से नहीं आती, एंडोथर्मिक फोर्सेस की, इतना इतना सा पता होना चाहिए बस आपको, जो कि ईजी है, बहुत ही बेसिक चीज़ थी। ऑप्शंस को अगर आपने पता देखा होगा अच्छे से, तो वो वाला ऑप्शन उसमें था नहीं, वही करेक्ट था, करेक्ट, एक एलिमिनेट करो सारे आंसर आए थे आपके। तो इस तरीके से एक केसीसी वाला था, किसान क्रेडिट कार्ड वाला, उसमें लिखा था कि इट्स अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है। क्यों लिखेगा भाई यूपीएससी शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी, वो ये भी तो लिख सकता है ना कि किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी क्यों लिखा, फिर उसके अंदर ऑप्शन दे दिए घर बनाने के लिए, है ना, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए घर बनाना, ट्रैक्टर लाना, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बहुत पैसा चाहिए इसके अंदर। तो जब शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात करते हैं तो कम पैसे दिए होंगे, यानी कि डेली वर्किंग कैपिटल, है ना, बीज लाना, है ना, कटाई बुनाई, ये सब ट्रांसपोर्टेशन, ये करने के लिए बेसिकली पैसा रहता है उसके अंदर, राइट। तो ऐसा ये सोचना, ये लॉजिकल थिंकिंग है। नेक्स्ट एक और आया था आपका नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स को लेकर के, तो सेम सेम लॉजिक, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट फैक्ट वर्सेस ल्यूसिड की डिबेट जो हमेशा रही है, जैसे तानसेन, संगम लिटरेचर, रिमेंबर संगम लिटरेचर वाला क्वेश्चन, कि भाई संगम लिटरेचर वालों को ये नहीं, ये बेसिकली पता था चतुर्वर्णा के बारे में, वर्णास के बारे में पता था, बाकी सब में थे कि वो इसके अगेंस्ट थे, या फिर उसमें ये मेंशन नहीं था, या फिर कुछ भी ऐसा तो हमेशा गो विद द ल्यूसिड वाला स्टेटमेंट। ल्यूसिड मतलब मैं बोलता हूँ बेसिकली इससे जेनेरिक स्टेटमेंट, सब्जेक्टिव। तो फैक्ट कौन सा था, फैक्ट थे बाकी सारे, ल्यूसिड था सिर्फ एक, जो कि था कि भाई संगम लिटरेचर उस टाइम पे जब लिखा गया था उनको पता था उसके बारे में, वर्ण पता होगा भाई, इतना बड़ा संगम लिटरेचर है ना, सब थोड़ी ना जाकर के पढ़ा एग्जाम में, किसी ना किसी कहीं कोने में कोई पेज पे लिखा होगा, राइट। अब ये बहुत जरूरी चीज बताने जा रहा हूँ मैं, अलियार, ईजापुर एंड कंगस पार्टी वाला क्वेश्चन, रिमेंबर। तो उसमें आपको ऑप्शन देखो, इसके अंदर बहुत सारे एलिमिनेशन मेथड लग रहे हैं, पूरा एप्टीट्यूड लग गया इस वाले क्वेश्चन में, और सब तरीके से करेक्ट होगा, ये 100% करेक्ट होगा। वो क्या है भाई, इसमें पहला ऑप्शन था रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट, ठीक है भाई। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, थर्ड है अंडरग्राउंड केव सिस्टम, एंड फोर्थ है वाटर रिजर्वोयर। अब मैंने आपसे कहा है, आपने मेरे को ध्यान से अगर सुना होगा तो मैंने बताया था कि देर आर थीमेटिक टॉपिक्स, थीमेटिक सर एंड मैम ऑप्शंस या थीमेटिक एरियाज होते हैं, जिसमें वाटर मैंने उसके अंदर मेंशन किया था। एक तो उस पर्सपेक्टिव से कि यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, वाटर, वाटर जरूरी है, आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स ऑप्शंस, वाटर सबसे ज़्यादा जरूरी है। मे बी यूरेनियम होगा, मे बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बट वाटर सबसे ज़्यादा जरूरी यूपीएससी के लिए है, आपको पता होना चाहिए। वाटर वाला क्वेश्चन आते ही आता है, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको मिलेंगे, राइट। पहला तो ये, दूसरा मैंने कहा था पोस्टमार्टम बिफोर डेथ, रिसेंटली डिस्कवर्ड क्या होता है भाई, रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट, वो ये भी तो लिख सकता था कि यूरेनियम डिपॉजिट, है ना, तो रिसेंटली, नॉट रियली, या फिर हम बात करते हैं नाउ, टिल रिसेंटली, ऑलवेज फॉल्स, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पर बैठा है, एग्जामिनर अगर वहाँ बैठा है आपके ऑप्शंस बनाने के लिए, तो कुछ ना कुछ गलत तो बनाएगा, तो वो फ्रेमिंग में चेंज कर देता है, फ्रेमिंग में घुमा देता है। नेक्स्ट है, अगर आपने यूरेनियम डिपॉजिट अगर मिले होंगे रिसेंटली, तो आपने पढ़ा होगा उसको करंट अफेयर्स में, कहीं ना कहीं से तो कवर किया होगा, तो आपने नहीं पढ़ा तो उसको उड़ा दो, सिंपल है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कौन से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का नाम है, अलियार, ईजापुर, कंगस बाटी, ईजापुर कोई गांव का नाम लग रहा है, राइट। तो ट्रॉपिकल, जैसे इसमें आगा बोरियाल, या फिर आपके वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये चलो मानो सुन भी लिया, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, या फिर हमने इस तरीके से, लेकिन ये तो कभी नहीं सुना। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड केव सिस्टम, ये क्या होता है,
अगर इसमें अगर कभी ना कभी अगर उसको देना होंगे केफ सिस्टम के बारे में, अगर उनको पूछना होगा तो स्टेगलमाइट या फिर इस तरीके से पूछता वो, ना कि आपके इस पर्टिकुलर ईजापुर या कंगस बाटी के तौर पर। नेक्स्ट है वाटर रिजर्वोयर। अगर कोई छोटा सा भी कोई भी गांव में अगर छोटा सा भी वाटर रिजर्वोयर है, हजारों हजारों होंगे इंडिया में, लाखों होंगे बेबी, है ना, तो बेसिकली वहाँ पर किसी ना किसी पर्टिकुलर हम बात करते हैं, बेसिकली एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि जो पर्टिकुलर वाटर रिजर्वोयर है, कहीं पर बावड़ी बोलते हैं, कहीं पर क्या बोलते हैं, कहीं पर क्या बोलते हैं, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट वो लग रहा है, जमीनी हकीकत पे जाकर के आपको सोचना है कि वाटर रिजर्वोयर का नाम हो सकता है क्या, इसका इंडी ट्रांसलेशन जाके देख लेना, उससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कोई भी पर्सनालिटी के बारे में अगर कुछ भी पूछा होगा तो नेगेटिव तो नहीं देगा या नेरो तो नहीं देगा, राइट। सो ऑलवेज उसको गलती मारना है। जैसे देशर कथा का आया था, उसके अंदर कहा था कि ये सिर्फ बंगाल वाले रीजन से नहीं सर मैम, अगर बंगाल तो ये तो रीजनलिज्म को बताना हो गया ना, रीजनलिज्म किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में पूछ रहा है, हाँ, है ना। तो ये यूपीएससी नहीं करती इस तरीके की चीज़ें। अगर कोई पर्सनालिटी है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट की, तो उसके बारे में हमेशा ब्रॉड वाले ऑप्शंस को करेक्ट करो, हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट वालों को करेक्ट करो, राइट, करेक्ट। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था कि स्टेट और अथॉरिटी वाला जो रूल है, मतलब स्टेट कैन नॉट डू दिस, वाई स्टेट के नॉट डू दिस भाई। हमें अगर इसमें अगर 30 क्वेश्चन आए ना तो 29 बार सही हुआ है ये, एक बार नहीं हुआ था आधार कार्ड में, उसमें दूसरी एप्टीट्यूड लग रहा था, उसमें लग रहा था बेसिकली राइट टू प्राइवेसी का आपका, कि स्टेट के नॉट शेयर डाटा विद द प्राइवेट एजेंसीज। करेक्ट है भाई, क्यों करेगा भाई प्राइवेट एजेंसी, मतलब आपसे कलेक्ट करके वो प्राइवेट एजेंसी को दे देगा, वो वाली चीज़। तो कॉन्टेक्स्ट हमेशा याद रखना है यार, तो उसको सिमेटिक नहीं बनाना है आपको। तो एप्टीट्यूड एंड दीज एलिमिनेशन मेथड शुड बी आपका वीक, शुड बी आपका स्ट्रॉन्ग स्टॉक। हाई कोर्ट कैन नॉट डू दिस, वाई क्यों नहीं कर सकता? अगर उसका उसके टेरिटोरियल सॉवरेनिटी में आ रहा है, उसका ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, तो बिल्कुल करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाँ, लेकिन फ्रेमिंग देखनी है आपको कि हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट डज। क्यों भाई, यहाँ पर भी तो रोक सकता था वो। फ्रेमिंग देखनी है आपको यहाँ पर कि हाई कोर्ट अपना जो डिसीजंस हैं वो रिव्यू कर सकता है बिल्कुल, एज सुप्रीम कोर्ट डज नहीं, जस्ट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तो फिर ज्यूरिसडिक्शन अलग, उसका तो पावर भी अलग हो जाता है, राइट। सो ये लिखने की जरूरत क्या थी आपको, तो ये देखना है, पॉलिटी में मत जाओ। सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट अपने रिव्यू कर सकता है जजमेंट को, नहीं सर मैम, ऐसा नहीं होता है। अगर कहीं से कोई ने एक्सेप्शन निकाल करके लेके आ गया तो लिटिगेशन हो गया ना वो, तो राइट। तो यूपीएससी नहीं करता है, उसको झकझोर के गलत बनाएगा। अब बताता हूँ बहुत जरूरी बात, 50-50 वाले स्टेटमेंट में आप अटकते होंगे, राइट। सो आपको लास्ट में ये रहता है कि भाई किसको एलिमिनेट करूँ, हाउ टू एलिमिनेट द लास्ट वन, कि भाई हम 50-50 तक तो आ गए, नॉलेज से आ गए, एप्टीट्यूड से आ गए, कैसे भी, लेकिन 50-50 वालों को कैसे एलिमिनेट करें ना, राइट, करेक्ट। बता दूँ वो सर एंड मैम मैं बता चुका हूँ हालांकि, बट आपको ये देखना है कि जो आपने फाइनल 2 स्टेटमेंट्स को चूज़ किया है, ऑप्शंस को चूज़ किया है, उसमें से ये देखना है सबसे पहले कौन सा उसमें जरा सा भी फैक्चुअल है और कौन सा उसमें थोड़ा सा भी ल्यूसिड साउंड कर रहा है, ठीक है। तो ये देख लो। जैसे रिमेंबर एक क्वेश्चन आया था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट वाला, उसके अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट भी था लास्ट 2 ऑप्शंस में और एक्सट्रीम भी था, तो ऑलवेज गो विद द पॉजिटिव और ल्यूसिड वाला स्टेटमेंट। एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मान लीजिए बैंक बोर्ड ब्यूरो वाला क्वेश्चन आया था, आपको पता है ना, तो उसमें क्या था, 2 तो ऑप्शन आपने उड़ा दिए होंगे, 2 में आप कंफ्यूज होंगे, वो भी आरबीआई एंड बैंक बोर्ड ब्यूरो में। सबसे पहले तो इसमें लग रहा है ओड वन आउट वाला, है ना, बाकी तीनों सुनते हो आप, लेकिन बैंक बोर्ड नहीं, चलो ठीक है, ये भी आपको नहीं पता, लेकिन आपका 2 कन्फ्यूजन है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 में, राइट। अब स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो है, उसका जो गवर्नर, आरबीआई का जो गवर्नर होता है ना, उसके चेयरमैन है। एक तो इसमें आप फंस गए होंगे। दूसरा आता है इट हेल्प्स बैंक टू स्ट्रेटेजाइज, स्ट्रेटेजी करने में, प्लानिंग करने में। अब इसमें से आप खुद सोचिए वो विच वन इज द फैक्चुअल एंड विच वन इज जेनेरिक। गवर्नर ऑफ आरबीआई इज चेयरमैन, कोई और भी तो हो सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी तो हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से तो ये आपको उड़ा देना है। एंड जो बेसिकली आपका ल्यूसिड वाला है, कॉन्फिडेंस रखो, बस कॉन्फिडेंस के साथ उसको सही करके आ जाओ, ठीक है। दिस इज मैजिकल, समथिंग वेरी क्रूशियल। कॉन्फिडेंस आता नहीं है बट करेक्ट होता है वो, जहाँ नॉलेज लगाए वहीं खराब हो जाता है मैटर। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव स्टेटमेंट एलिमिनेशन, मैंने बताया था वियतनाम वाला रूल, ठीक है। उसको आपस में करेक्ट करो, कनेक्ट करो, कंपेयर करो, ठीक है। रिलेटिव स्टेटमेंट कि भाई वियतनाम में अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो अगर बेसिकली तो वहाँ पर तो इट्स अ फैक्ट सर एंड मैम कि वहाँ पर मल्टी क्यों क्या पता वहाँ सिंगल पार्टी भी हो, क्योंकि बहुत से साउथ ईस्ट स्टेट है वहाँ पर सिंगल पार्टी है, बहुत में तो मोनार्की भी है, करेक्ट। लेकिन बाकी के जो ऑप्शन थे ना वो करेक्ट थे, वन ऑफ द इस तरीके से ऑप्शंस थे उसके अंदर, तो वो वाले करेक्ट होंगे आपके डेफिनेटली, और उससे आंसर भी आ गया आपका। अब मैं बताता हूँ आपको वो वाले ऑप्शंस, वो वाले क्वेश्चन जिसमें आपको इन टर्म्स, अगर हम बात करें टर्म्स इन न्यूज़, है ना, रिसेंटली हर्ड, इस तरीके से हिस्टोरिकल टर्म्स आते हैं, तो ऑल 4 स्टेटमेंट अगर उसमें कोई लिंक नहीं है, बता चुका हूँ हालांकि, एकदम अलग है, तो देयर आर नो चांसेस ऑफ एलिमिनेशन। वहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी भी नहीं लग रहा है, तो उसको स्किप कर दो, बेटर है स्किप करना देन अपने नेगेटिव देना। तो अगर कोई स्टेटमेंट रिलेटेड है, लुक अलाइक है, उन 2 ऑप्शंस में से कोई लुक अलाइक है, फ्रेमिंग भी देख लो उसकी,
तो मस्ट अटेम्प्ट इट, फिर तो आप फिर यूपीएससी से चाहती है बनाना उसको। लिवांत है, मेडिटेरियन रीजन दो जगह था, एंटायर कोस्ट और सम ऑफ द कोस्ट, तो क्या सही हो सकता है? सम ऑफ द कोस्ट वाला ना, सिंपल इस तरीके से ये बताना चाह रहा हूं मैं। जहां भी 2/3 और 1/3 ऐसे स्टेटमेंट टर्म दिए गए हो, इमीडिएटली मार्क मैक्स से न्यूमेरिक वैल्यू में लिख दो उसको, मैं बता चुका हूं ये तो, है ना। जैसे अगर स्टेटमेंट में दे दिया लेट 18th सेंचुरी या सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी, तो वहां पर लिख दो आप 18th सेंचुरी, यानी कि 1750 से लेकर के 1800 तक, राइट। तो इस तरीके से वो लिख दो आप एग्जाम में। जब आप देखोगे ना पिक्टोरियल मेमोग्राफी, आपकी जो है मेमोरी जो है सर मैम, ये काम करेगी वहाँ पर आपको कि नहीं यार 70s में तो ये इस तरीके से आपको याद आ जाएगा, आपने पढ़ा होगा तो, राइट, डेफिनेटली आएगा, है ना। और हमसे पढ़ा तो बहुत ही बढ़िया बात है फिर तो। जो पैटर्न आज तक लगते आए हैं ना वो आगे भी लगेंगे भाई, एंड डोंट डाउट इट एनी कॉस्ट। कोई बेसिकली एप्टीट्यूड ऐसा है ही नहीं कि लगेगा ही नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट वही एक रहेगा, ऑप्शन वही चार रहेंगे, है ना। तो पैटर्न्स ऑप्शंस कैन नॉट बी एलिमिनेट, कैन नॉट बी अनलिमिटेड सर एंड मैम, राइट। तो हमेशा याद रखना कि बनाने तो उसको एक ना एक स्टेटमेंट सही है ना, तो बाकी किस तरीके से गलत करेगा, उसके 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 अनलिमिटेड ऑप्शंस नहीं हो सकते, तरीके नहीं हो सकते हैं, लिमिटेड ही होते हैं। तो वो सब बता चुका हूँ मैं आपको, यहाँ पर सारा कंसोलिडेट करके मैंने रख दिया है। अब बताता हूँ बहुत ज़रूरी चीज़ कि इसको सुन के आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। हालांकि ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि एग्जामिनेशन का लेवल कैसा आता है, पैटर्न कैसा आता है। सो जैसे सेम लुकिंग स्टेट हम बात कर रहे हैं ये 2023 के पैटर्न को लेकर के, तो सेम लुकिंग ऑप्शंस जो है उसको भरते टाइम शांति से चूज करना कि भाई, हालांकि ये लास्ट ट्रिक है बता देता हूँ। जैसे सेम लुकिंग स्टेटमेंट है, प्रोमिसरी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट्स, तो याद रखना ये ट्रैप होता है, ट्रैप होता है, ये ट्रेप होता है सर मैम। सेम लुकिंग स्टेटमेंट्स कि भाई अगर तू सभी पहुंच गया ना तो ओएमआर में गलत भरवा दूंगा तेरा, यूपीएससी ये चाहता है ना। तो प्रोमिसरी नोट्स एंड पार्टिसिपेटरी, आपको पता है पार्टिसिपेटरी है, तो करेक्ट उसको देख करके लगाना। 2023 का पैटर्न जो है, पेयर वाले जो क्वेश्चन हम बात करते हैं 22 में भी आए थे, है ना, 6-7 क्वेश्चन जिसमें आपके बढ़ा दिए गए, फिर है ना 50+ हो गए थे। तो प्रोबेबिलिटी देखो, सबसे पहले तुक्का नहीं लगाना है ना। जैसे 3 पेयर वाले क्वेश्चन है, 3 पेयर वाले क्वेश्चन, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा करेक्ट होने की? 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। तो 3 पेयर वाले की 1 प्रोबेबिलिटी है, 2 पेयर वाले की 6 प्रोबेबिलिटी है, और 1 पेयर वाले की आपके 3 प्रोबेबिलिटी है। सो ऑलवेज गो विद द प्रोबेबिलिटी इफ यू हैव जीरो आइडिया। इफ यू हैव जीरो आइडिया और क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी के साथ आपको जाना है सर एंड, प्रोबेबिलिटी के साथ आपको जाना है। बट दिस कैन नॉट बी सिमेटिक और वीक स्टॉक मत रखना। दिस शुड बी आपके नॉलेज बैक्ड होना चाहिए, आपने पढ़ा होना चाहिए। और नहीं भी पढ़ा ना, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन ऐसा बन गया जिसमें ना स्टेटमेंट ने आपके बारे में, आपने कभी उसके बारे में सुना है ना ऑप्शंस के बारे में आपने कहा, देन इस ओनली देन एंड ओनली देन एंड ओनली देन स्किप इट। क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी के गेम के साथ जब खेलते हैं ना सर मैम, तो इससे आपके अग्रेसिव प्लेइंग, राइट, एंड अल्टीमेटली ओवरऑल इसको पॉजिटिवली देखे जाता है। इट्स अ मैथमेटिकल ड्रिवन थिंग है, बट वो रिस्क एप्टीट्यूड, रिस्क का आपके अंदर होना चाहिए यार। एंड अब उसके अंदर दो चीज़ होती, नन ऑफ द अबव एंड नाइदर वन एंड नाइदर टू। ठीक है, अब आपको इसके बीच के भी फैसिलिटेट करना पड़ेगा। अब जैसे आपके मान लीजिए 4 पेयर वाला कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसके अंदर क्या होता है, एक ए, बी, सी और डी, है ना। तो ए, बी और बी, सी के सही होने के चांसेस हैं, सी और ए, सी के, ए, सी और बी, डी के। अच्छा, एक काम करता हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ना वो आपको टेलीग्राम पर पिंड मैसेज में इसको प्रॉपर सॉल्व करके बताता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा, ये यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अभी मैं, राइट। पेपर पेन लगेगा यहाँ पे तो, लेकिन फिर भी इसका समराइज करके बताता हूँ। इसका कंक्लूजन क्या है बेसिकली, कि 2 पेयर्स वाले हैव द मोस्ट चांसेस, बिकॉज इसमें 6 केसेस बन रहे हैं करेक्ट होने के। लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, जितने भी मैंने इसके पहले बातें बताई हैं आपको, एलिमिनेशन पूरा एप्टीट्यूड पूरा यहाँ पर मैंने ला करके रख दिया। इफ़ यू अप इम्प्लीमेंट दैट करेक्ट, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको देखने की, करेक्ट, राइट। मैं बात कर रहा हूँ ओनली 1 एंड ओनली 2 पेयर वालों की, बाकी में तो ऑप्शंस का आपको सहारा लेना ही लेना है। सो डू वट एवर यू कैन, बट डू नॉट डाइवर्ट फ्रॉम दिस MCQ एप्टीट्यूड थिंग्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, राइट। एंड इसी पे काम करते हुए रहे, मुझे बस इसको समराइज करना था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट ओवर थिंक अबाउट द रिजल्ट राइट नाउ, एंड बी कॉन्फिडेंट, फीड योर सेल्फ राइट, पॉजिटिव थिंग्स सोचो हमेशा, एंड नॉलेज एंड इंट्यूशन पर काम करो अपने, सबसे ज़्यादा जो हो सकता है। अब पेपर में एग्जाम हॉल किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, हालांकि मैंने शेयर किया था। हालांकि आपको क्या करना चाहिए एग्जामिनेशन में, मैं एक आइडियल चीज़ बता रहा हूँ, बाकी सबका अलग अलग हो सकता है। जो भी आपने टेस्ट PYQs में लगवा रहा हूँ वहाँ पर, उससे आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई आपके लिए क्या वर्क कर रहा है बेसिकली। तो सबसे पहले आपको 5 से 10 मिनट जो है वो कर्सी रीडिंग मारनी होती है एग्जामिनेशन में, जो पेपर आपके हाथ में आते हैं इमीडिएटली, ताकि एक ग्लांस ले लो पूरे पेपर का, कोई शॉक फैक्टर आपके लिए रहे नहीं, राइट। क्योंकि जब 1 से स्टार्ट करने लगते हैं तो फिर आपको बीच बीच में शॉक भी मिलते हैं, उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट दे दो, है ना। एक्स को थोड़ा धार कर लेना चाहिए, ना कि सीधा जा करके पेड़ काट लग गए आप, राइट। ये सब है। तो और ऑलवेज स्टार्ट विद योर कंफर्ट जोन। अगर आपको पॉलिटी आती है, इकोनॉमी में अच्छे हो, तो वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, है ना।
एटलीस्ट 30 मिनट पहले फिल दी OMR। ठीक है, जैसे ही 1 घंटा अगर हम बात करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है, इमीडिएटली 90 मिनट्स के बाद आपको OMR फिल कर ही देनी चाहिए, बिकॉज लास्ट में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आपका हाइपर हो सकता है। एंड ऑलवेज प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, ना कि वीक एरियाज पर। ऑलवेज प्ले एट योर आपके जो स्ट्रेंथ वाले जो टॉपिक्स हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कोई भी परफेक्ट रेडी नहीं होता एग्जाम के, राइट। एंड सो जस्ट जितना भी रेडी होते हैं, जस्ट रेडी उसी के अंदर निकालना होता है, बस इतना ही था। बाकी ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम पे छोड़ो, बाकी चीज़ें बताता हूँ वहाँ पर, ठीक है।